मगर ये जो 370 वाला जो मसला चलता है, जो मेरा मेन क्वेश्चन था, क्या बीजेपी लोगों को वो चीज़ें समझा पाई 370 को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं समझा जा रही है? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है यहाँ की रीजनल पार्टीज़ पे, ख़ास तौर पे ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए। ये जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, यानी कि सदर रियासत हुआ करता था। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ और चाहता हूँ कि लोग इनसे पूछे, एक प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को किसने स्वीकार किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और उस वक्त मरकज में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब बार बार इन्होंने 87 में इन्होंने रिग किया इलेक्शंस, डेमोक्रेसी के तहत जिन्होंने यहां पर उस वक्त अपनी सीटें निकाली, जो चुन के, जो लोगों ने जिनको मैंडेट दिया, जो चुन के आए, उनके साथ गलत किया, इलेक्शंस रिग किए, और वो क्या बना? सलाउद्दीन। कहां बैठा है आज? पाकिस्तान में। तो बंदूक किसने लाई? यही दो थे ना, यही अलायंस थी। उसके बाद में फारूक अब्दुल्ला साहब जब पावर में थे, और यह भी मैं आपकी वसादत से बताऊं, जब वो बाहर थे, फॉरेन कंट्री में जब पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल लिबरेशन फ्रंट हुआ करती थी, एक जो ऑर्गेनाइजेशन थी, फारूक अब्दुल्ला साहब। यहां पर उन्होंने, यहां पर मकबूल भट्ट और पार बैठे अमानुल्लाह खान के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाई। यहां के नौजवानों को आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा। वो आर्म्स एंड एम्युनिशन की ट्रेनिंग लेके यहां पर आए। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ यहां पर। 4.5 लाख कश्मीरी पंडित बेघर हुए और खुद भगोड़े बन के वापस बाहर बैठ। और उसके बाद वापस भी किसने लाया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी जो भागी, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जिनकी देखरेख में हुआ। और जब उनको वापस लाया तो किसने लाया? बीजेपी तो नहीं लाई, यही कांग्रेस वापस लाई। इसी कांग्रेस ने वापस लाके बोला कि आ जाओ, फिर कुर्सी संभालो। और तब से लेके आज तक इनके मैनिफेस्टो में मैंने कहीं पे भी रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित नहीं देखा। लेकिन आज 2024 के मैनिफेस्टो में आप देखिए, इनका पॉइंट है रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। मैं आपकी वसादत से अपने पूरे अवाम की तरफ से इनसे पूछता हूं कि ये 30 साल 32 साल ये सोए कहां थे? इनको याद नहीं आया कश्मीरी पंडित को रिहैबिलिटेट करना है? आप पीएम पैकेज उठा के देख लीजिए, यहां पर कितने कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखिए कि यहां पे किन किन डिस्ट्रिक्टों में कितने कितने क्वार्टर्स बने हैं उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, जो अभी तैयार है। यानी कि हमको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा ऑलरेडी कर चुकी है। उनको जो अलाउंसेस प्रोवाइड करने हैं वो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर चुकी है। सर, यही कहने का प्रयास, अभी बयान आया उमर अब्दुल्ला का, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो कश्मीर के लिए कुर्बानियां दी, आतंकवाद के खिलाफ हम सबसे ज़्यादा लड़े हैं। पॉलिटिकल गिमिक्स जब होती हैं, उस पॉलिटिकल गिमिक्स में मैंने आपको बोला कि मुझे ये बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खानदान में से किसकी कुर्बानी हुई? किसी की नहीं हुई। जो कुर्बानियां दी हैं, जो कुर्बानियां हुई है, वो कहीं ना कहीं उन बेचारे पॉलिटिकल लीडर्स, ग्राउंड वर्कर्स की हुई है, जिन्होंने बिलखुसूस यहाँ के पीस के लिए काम करने की कोशिश करी थी। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना क्रेडिट कैसे ले सकती है? किस खाते में लेगी? इनके घर में तो मौतें होती थी, ये तो केस क्लोज करवाते थे। अगर इनकी पावर नहीं होती, अभी भी इनके 2 केसेस ओपन है। ये तो घर बुला के वर्करों को मारते थे। तो वो तो पार वालों की तो कोशिश ही यही थी, उनका तो काम ही यही था। ये तो घर वाले थे, इन्होंने तो अपने वर्करों को खुद मारा। मैं नहीं बोलता हूं, आप गूगल उठा के देख लीजिए, न्यूज़ उठा के देख लीजिए, आपको हर पेपर में उस वक्त ये हेडलाइन मिलेगी, इनके घर में क्या हुआ। जब जिक्र होता है तो किडनैपिंग वाला भी जिक्र आ जाता है। कौन सी किडनैपिंग? पीडीपी वाली, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अरे भाई साहब, आप किडनैपिंग क्यों बोल रहे हैं? वो हैंड ओवर की गई थी। मुझे पता है आप रूबिया से की बात कर रहे हैं जी। किसने बोला वो किडनैप हुई थी? शी वॉज हैंडेड ओवर टू दैम। फॉर गॉड सेक मुझे बताओ,
अभी तो फिर भी यहाँ पर पीसफुल माहौल है। इस पीसफुल माहौल में भी एक मामूली से मामूली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कार्यकर्ता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसके पास कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। उस वक्त मिलिटेंसी पीक पे थी। यहाँ पे हर गली के बाहर एक मिलिटेंट हुआ करता था। फॉर गॉड सेक मुझे ये समझाओ, एक यूनियन होम मिनिस्टर की बेटी मेटाडोर में क्या कर रही थी भाई, वो भी अकेले। अब उस वक्त ये टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था। उस वक्त हमारे हाथों में ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम क्वेश्चन कर पाते या हम जान पाते, नहीं थी। लेकिन आज तो है, हमें क्वेश्चन तो करना चाहिए ना। कोई इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी? मुझे नहीं लगता है कुछ कोई इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। अगर होगी तो आपको 100% ये पता चलेगा कि वो कोई किडनैपिंग नहीं थी। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझ के यहाँ की लोकल पार्टीज़ ने कश्मीर को अशांत रखा और अशांत करने का लगातार प्रयास अब भी जारी है। देखिए, मैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई। उसके बाद पीडीपी के साथ कुछ टाइम पे सरकार बनी, लेकिन पीडीपी के इरादे, पीडीपी के जो कार्यकारिणी है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पीछे खींचने के बाद जब 2019 में 370 हटा, मुझे बताइए 4 साल में भारतीय जनता पार्टी टेररिज्म जैसी स्टेट को टूरिज्म जैसी स्टेट में तब्दील करने में कैसे कामयाब हुई, यहाँ पर इंटरनेशनल G20 जैसे इवेंट्स करने में कैसे कामयाब हुई, एक सेल्फ रिकॉर्ड टूरिज्म का हर साल तोड़ने में कैसे कामयाब हुई, डेवलपमेंट करने में कैसे कामयाब हुई। ये इस माहौल में, इस पीसफुल माहौल में जहाँ पे 6-7% का मत होता था, मतदान होता था, कंटेस्ट होता था, 4000 वोट लेके MP और 4000 वोट लेके MLA बनते थे। आज की डेट में इनके होश उड़ गए हैं जब 70% का मतदान मिलता है। आज 4000 का वोट आपको MLA या मिनिस्टर नहीं बनाएगा। इसीलिए ये बौखलाहट है। ये जो बौखलाहट आप देख रहे हैं कि एक ही बंदा 4-4 सीटों पे लड़ रहा है। पहले तो ये स्टेटमेंट देता है कि मुझे नहीं लड़ना है, बहिष्कार करेंगे, है ना। फिर ये स्टेटमेंट देता है कि मुझे अपने लोगों की पड़ी है। फिर एक सीट नहीं 2-2 सीटों पे लड़ता है। फिर जब उसके पास कंटेस्टेंट बोलते हैं भाजपा ने तो मेरे खिलाफ, अरे भैया भाजपा ने क्या किया? अब भाजपा ने क्या किया? भाजपा मैंडेट थोड़ी देती है सब लोगों को। भाजपा अपने जो अपने कैंडिडेट है उनको मैंडेट देगी। अब आपके खिलाफ कौन लड़ रहा है? भाजपा उसमें कैसे कसूरवार है? जो आप बयान की बात कर रहे हैं वो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो भाजपा कैसे लड़ाएगी? दरअसल ये लोग किसी को मौका नहीं देते थे। बस मैं उतरूंगा और मेरे साथ डमी कैंडिडेट्स, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स 3 उतरेंगे ताकि मैं जीतूंगा। आज जब इनको मैदान खुला मिला, जब इनको कंपटीशन मिला, इनको लगा कि एक एक सीट पे 20-20, 40-40 फॉर्म भर रहे हैं लोग, नए लोग आ रहे हैं, तो ये घबरा गए। टोपी उतारनी पड़ रही है। टोपी तो बोल ही नहीं पा रहे हैं, वो टोप बोल रहे हैं। टोपी बोलते तो चलो अलग बात है, टोप बोल रहे हैं। अब देखिए, टूरिस्ट हो तो इसी को टूरिस्ट बोलते हैं ना। वो सजाद लोन साहब इनको बोलते हैं टूरिस्ट है। टूरिस्ट किस सेंस में बोला जाता है? रहे नहीं यहाँ पे, सियासत करने आए हैं। हार जाएंगे फिर जाएंगे वहाँ पे लंदन में फ़ोटो उठाने, फिर वायरल हो जाते हैं फ़ोटो, फिर छुप जाते हैं। बताते रहते हैं कि हम असली हैं, ये सब तो नकली हैं, ये सब तो बाहर से आए, हम बेटे हैं कश्मीर के। तो अभी तक कहाँ थे? आते ही गोल्डन स्पून से उनको फीडिंग हुई है, आते ही मंत्रालय पकड़ा दिया, आते ही सिक्योरिटी पकड़ा दी। ग्राउंड पे तो वर्करों ने काम किया है। मगर अब जो चीज़ें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, चाहे हम इनके मैनिफेस्टो की बात करें, एक चीज़ ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, और एक चीज़ रखते हैं कि 1953 वाला कश्मीर। पाकिस्तान से बातचीत करनी थी जब एक्सटर्नल मिनिस्टर के ये हुआ करते थे। 2006 में गए तो थे पाकिस्तान, 3 दिन तो रह के आए। क्या बात करी उन्होंने? अगर बातचीत से ही हल होते, 3 दिन तो रह के आए ना। उमर अब्दुल्ला साहब खुद हो रहे, निकाल के देख लीजिए 2006 में। और बात भी किए, लोगों से भी मिले, हर डेलीगेशन से मिली। हल होना तो उसके बाद ही सारी इवेंट्स हुए। पार्लियामेंट अटैक हुआ, कारगिल वार हुआ, यहाँ पे इतना माहौल ख़राब हुआ कश्मीर के अंदर। हल होता तो ये तो गए थे, अभी बोलने की ज़रूरत क्या है? तो पहले उसका बता दे, जब वो गए थे 3 दिन वहाँ रह के आए थे, उसका क्या हल निकला था। ये तो तब एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे। मिलने के बाद इतना बवाल हो गया, अभी जो समझौते की बात। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जो पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, मैं उनसे बोल रहा हूँ आप तो बात करके आए, उसका क्या नतीजा था?
पाकिस्तान क्यों मतलब इम्पोर्टेंट हमेशा से रहा है कश्मीर की राजनीति में? चाहे महबूबा मुफ्ती को देख लें, चाहे उमर अब्दुल्ला को देख लें, चाहे फारूक अब्दुल्ला को देख लें, जब भी राजनीति की बात होती है, जब भी कश्मीर पॉलिटिक्स की बात होती है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज़रूर ला दिया जाता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है इनको कि हमारे साथ लोग बहुत कम हैं। वो दिखा नहीं पाएंगे, शर्मिंदगी होगी इनको, है ना। अब ये तो इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको शर्म आएगी नहीं। अब उस पर लिपा तोपी करने के लिए, उसके पर्दा डालने के लिए इनकी बात हमेशा उनके साथ लगी रहती थी। फिर ये लोग दुनिया को और पूरे भारत को, लोगों को ये समझाते थे कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए लोग बाहर निकल नहीं पाते हैं। दरअसल बात वो नहीं थी। अब आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान से इनकी बातचीत होना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बार बार हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, यहाँ पर जो सरकारें चलती थी, आर पार की सरकार चलती थी, हैंड इन ग्लव्स, जो अब भाजपा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे भाजपा यहाँ पावर में आए या ना आए, भाजपा पहले डे वन से इनके खिलाफ थी, रहेगी और अभी भी है। जब कह रहे हैं कि जानबूझ के स्थितियों को खराब किया गया था, जैसे आपने कहा कि जब इनकी चुनावी सभा होती तो लोगों को ज़बरदस्ती लाकर बैठा दिया जाता था और ज़बरदस्ती सारी चीज़ें हुआ करती, तो लोग उस समय लोकतंत्र में उस तरीके का भरोसा लोगों को नहीं बन पाया था जो आज बना। देखिए, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखेंगे, मेरा कोई भी बिल्कुल पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और अगर इनका माहौल होता, कहीं पे हमको स्पेस मिलती भी नहीं। अगर मैं इस वक्त आपके साथ में इस तरीके से बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे लगता है अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो है कि नए लोग, नया कश्मीर, तब ही जाके ये पॉसिबल है। आपको नए लोग और नया कश्मीर मिलता है। ये भी तो नया कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये भी नया कश्मीर बनाने की बात की। ये कौन से कश्मीर की बात? ये बेसिकली नया कश्मीर जो नारा था, ये इनके मरहूम लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का था। क्योंकि वो 35 साल फेल हो गए, तो फिर भाजपा ने पूरा कर दिया। क्योंकि अब आवाम को एक आश थी, ये नया कश्मीर देखें है कैसा। भाजपा ने दिखाया नया कश्मीर क्या है। असली कॉल तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बहुत पहले दी है अपने मैनिफेस्टो में, नया कश्मीर। गूगल उठा के देख लीजिएगा, विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा। ये नया कश्मीर उसने लिखा था मैनिफेस्टो में, लेकिन यहाँ के लोगों को कभी दिखाया नहीं। लेकिन भाजपा ने, मैंने कह रहा हूँ ना, सरकार ना होते हुए भी यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस बराबर की। यहाँ के लोगों की एस्पिरेशंस जो थी ना, जो पीसफुल माहौल यहाँ पर चाहिए था, वो भाजपा ने दिया। भले ही वो केंद्र में थी, यहाँ पर नहीं थी, लेकिन दिया। इसीलिए मुझे लगता है कि ये हर नौजवान यहाँ का जो कश्मीर का है, वो ये बात समझता है। मगर जो ये बातें करते हैं, जैसे हम चर्चाएं तो बहुत करते हैं कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, मगर सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हम जीतते भी तो रहे लगातार, पीडीपी कहते हैं हम जीतते भी तो रहे, हमें तब वो अधिकार मिलता था, वो चीज़ें होती थी। मगर लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर दिखती है कि दोनों मुख्यमंत्रियों का हार जाना, ये किस बदलाव की तरफ कश्मीर जा रहा है? और ये लगातार इनकी जीत की जो परिस्थिति लगातार क्यों बनी रही, लगातार ये क्यों विजयी होते रहे कश्मीर से? देखिए, जो सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी और पाकिस्तान और सेपरेटिज्म के सपोर्ट में जब आप बातें करोगे, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स आपके साथ हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं। इन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला, इन्होंने पॉलिटिक्स में रिलीजन का इस्तेमाल किया, जो नहीं करना चाहिए। अभी भी आप देखेंगे, जब लोगों ने अपने वोट का पावर दिखाया, तो एक सबसे पावरफुल लीडर्स जो दो थे यहाँ के एक्स-सीएम्स, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, लोगों ने अपना पावर दिखाया, उनको बाहर कर दिया। कौन जीता मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, ये हारे मैं वो बताऊंगा, इनको बाहर कर दिया मैं वो बताऊंगा। और इसी इलेक्शन में भी वही होगा, इस इलेक्शन में भी वही होगा। क्योंकि इस वक्त 6% 7% लोग फैसला नहीं करेंगे, 60% 70% लोग फैसला करेंगे, और उनके सामने ये टिक नहीं पाएंगे। सवाल वही उठता है कि पहले इतनी वोटिंग परसेंटेज इतनी ज़्यादा हो जाना, आज लोग देख रहे हैं कि इतने लोगों ने वोट दिया, क्यों 6% से 60% आने में इतना समय लग गया कश्मीर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस था, जिस तरीके से यहाँ पर स्कैटर किया हुआ था, बॉर्डर्स बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो अपने वोट बैंक के हिसाब से बनाए गए थे। सबसे पहले तो वो तोड़ी, उसको ख़त्म करना पड़ा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए इलेक्शंस, और इनको देखना पड़ा कि हमारे वोटर किस तरफ से आए और किस तरफ से गए, एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे भी जागी। दूसरी चीज़, 10 सालों के बाद जब आप मतदान कर रहे हैं, तो लोगों में भी एक उत्साह आ गया कि आज हम वो
बंदूक के छाया के नीचे नहीं कर रहे। तो पहला इलेक्शन जो होता था वो बंदूक की छाया के नीचे होता था। ये इस बार के जो इलेक्शंस थे इसमें कहीं पे भी बंदूक की छाया नहीं थी, वाकई में एक डेमोक्रेसी की छाया थी। अरे साहिल जी, जैसे आपने कश्मीर की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि उस समय के चुनाव में, जैसे आपने बोला बंदूक के छाया में चुनाव हुआ करता था, उस समय के चुनाव में, आज के चुनाव में जनसभाएं, नेताओं का भाषण, मतलब क्या रहा करता था, क्या स्थिति रहा करती थी, कैसे वो चुनाव हुआ करते थे उस समय के? आज तो सब देख रहे हैं नॉर्मल से, ये सब नॉर्मल है। आज तो आप ओपन कैंपेनिंग कर रहे हैं। उस वक्त की कैंपेनिंग क्या होती थी कि एक हॉल बुक कर दिया, वहाँ पे 2-4 मोहल्ले वालों को बुला लिया, जो आपके कॉन्फिडेंट वोटर्स है, जो आपका कार्डर है, भले ही वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी हो, उनको लाया, बिठाया, एक फोटोग्राफ उठाया, चढ़ा दिया। तब की कैंपेनिंग इनकी ऐसी होती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनकी ये धांधलियाँ होती थी वोटिंग की। आज तो इनके ईवीएम के दावे भी गलत साबित हो रहे हैं। आज तो वो भी ये इल्ज़ाम नहीं लगा पा रहे। ये हर एक चीज़ में फेल हो गए। आज आप लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखिए। आज कांग्रेस वाले इनको कोस रहे हैं, अलायंस में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कांग्रेस को कोस रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, आप मियां अल्ताफ साहब का बयान देखिए, उनके एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उन्होंने बोला भले ही मेरी पार्टी मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं बोलने में नहीं कतराता हूँ कि हमने बेवकूफ़ी की, कांग्रेस के साथ हाथ मिला के गलत किया हमने। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, लोग पूछेंगे ना, आप 370 की बात कर रहे हैं, आपने तो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट किया। वो क्या था? क्या वो यहाँ के लोगों के साथ उस वक्त गलत नहीं हुआ? उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर जो भी आपने किए हैं अपने पास्ट में, जो भी आपकी कार्यकरनी है, और जब उन पे नज़र डालेंगे तो आपने तो 370 की धज्जियां उड़ा दी थी। मैं गिनवा भी सकता हूं, लेकिन मैं गिनना नहीं चाहता। साहिल जी, हम आपसे फिर शिफ्ट करेंगे। मैं लास्ट चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जिस पुराने कश्मीर की बात होती है, जिस दहशत वाले कश्मीर की बात होती है, वो कश्मीर असल मायने में क्या था? आपने अपने नज़रिए से उस कश्मीर को कैसे देखा? मुझे लगता है जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने सिर्फ गोलियां और पत्थर देखे हैं। ये मैं समझता हूँ 2019 के बाद ही वाकई में मुझे भी एक पीसफुल माहौल जो देखने को मिला है, इन्हीं 4 सालों में मिला है। इससे पहले मैं भी इस टाइम पे बाहर नहीं होता। हर बंदा ये सोचता था मैं 6 बजे से पहले कब घर पहुंचूं, यही सब कुछ होता था। और इस माहौल में आज आप देखेंगे तो मुझे लगता है कश्मीर की हिस्ट्री में दिन अब 6 बजे शुरू होता है। आप बुलवार्ड रोड चेक करिए, आप लाल चौक चेक करिए, आप किसी भी तरफ सिटी के माहौल में जाइए, आपको 12-12 बजे तक क्राउड मिलेगा। अब लाल चौक पे तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान का झंडा आ गया, वो भी हमने ही चढ़ाया था जी, अगर आपको याद होगा तो। आई वॉज मी एंड माई फ्रेंड साजिद यूसुफ साहब, वी वर द फर्स्ट पर्सन्स जिन्होंने लाल चौक पे आफ्टर 1947 क्लॉक टावर पे झंडा चढ़ाया फर्स्ट टाइम। और वो भी इसलिए चढ़ाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे अब अभी तक सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ISIS और पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए थे। तो किस मुश्किलात का सामना करना पड़ा ये करने के लिए उस समय? 3-4 साल तो हमको करने नहीं दिया पहले। अब उसके पीछे क्या रीजंस थे, मुझे याद है हमारे युवा नेता हुआ करते थे उस टाइम पे, अनुराग ठाकुर जी, उनको तो जम्मू में बंद कर दिया था, उनको आने नहीं दिया था यहाँ पे। और यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हमारे जाते थे, चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उनको डिटेन किया जाता था, चढ़ाने नहीं दिया जाता था। और उसके बाद मैंने एक उमर अब्दुल्ला जी का बयान भी देखा है, जिसमें उन्होंने अपने बयान में ये बोला कि मुझे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, और बख्शी स्टेडियम में हमने वो पोल लगा के रखा है, उस पर जिसको चढ़ाना है चढ़ाए। तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया, इट वाज 26 जनवरी, कि हम लोग वहाँ पर चढ़ाएंगे। और उस वक्त सब लोगों ने कवरेज दिया। आई एम थैंकफुल टू ऑल मीडिया। वी वर द फर्स्ट पर्सन्स जिन्होंने लाल चौक के क्लॉक टावर के ऊपर तिरंगा फहराया था। चल साहिल जी, मैं आता हूँ आपके पास। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, एक बार आपका नाम जान लें। चरणजीत सिंह खालसा, चरणजीत फार्मर MLC। जी, आप MLC रहे हैं। चरणजीत जी, अगर मैं आपसे जानूँ, आप सिख समाज से आते हैं, और असल मायने में कहा जाए तो कश्मीर में इस समय माइनॉरिटी वाला जो शब्द होता है वो आप लोगों के लिए प्रयोग होता है। मैं आपके नज़रिए से बात करूँ, जैसे मैंने इनसे पूछा कि वो कश्मीर जो दहशतगर्दी वाला कश्मीर था, आपने उस कश्मीर को किस तरीके से देखा? देखिए जी, मैं जब भी कश्मीर में रहा, आता रहा,
कश्मीर में 78 से मैंने यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू किया था ऑटोमोबाइल लाइन से, और तब का कश्मीर, अब का कश्मीर, बीच वाला कश्मीर, ये सारे हमने देखे हैं। अपने बचपन का कश्मीर भी देखा है, जो हम ट्रांसपोर्टर थे हमारे पेरेंट्स, तो कश्मीर में जब आते 2 महीने छुट्टियों में आते थे यहाँ पर, घूम खोले तो साइकिल लेते किराए से, इधर खान साहब की दुकान होती थी प्रताप पार्क से, लेकर पूरा इधर से आर्मी के पास कोई द्वार नहीं होती, इधर निकल के चश्मा शाही से होके फिर तेल निशात छाला मार्च होते हुए बीच से होके यूनिवर्सिटी होके छठी पास से मतलब ट्रे के बीच ही होके फिर रात चौक आके वापस करते साइकिल। वह हमने वो समा भी देखा है। यहाँ ताज होटल बन गया है, वो पहले नहीं होता था, विजय साइकिल से हम उधर से निशात चले जाते थे। यही कश्मीर हमने देखा है तब। और उसके बाद का कश्मीर जब हमने बिजनेस करते थे तब कश्मीर में थोड़ा थोड़ा नफरत के बीज आने शुरू हो गए थे, लेकिन हम रात को 2 बजे भी 83 तक 84 तक घर जाते थे काम करके, क्यों लाइट की प्रॉब्लम थी, रात को लाइट आती थी, हम अपना काम करने के बाद जाते थे, तब भी कश्मीर अच्छा था। कश्मीर के जो लोग हैं मेहमानवाज हैं, एक कल्चर था यहाँ पर आपसी भाईचारे का, वो इन पार्टिशों ने ख़त्म किया है। ये आज मैं उनका बयान पा रहा था फरूक साहब का कि टेररिज्म बीजेपी ला रही है इधर। टेररिज्म तो उन्होंने लाया, अल-फतह थी, फिर उसके बाद महज आज़ादी थी इनकी। उसके बाद जब इलेक्शन का दौर आया 86 और 87 के अंदर, 86 में इन्होंने रजीव अकार्ड और फरूक अकार्ड हुआ, उस समय के अंदर जब इन्होंने अपना अकार्ड किया, क्योंकि कांग्रेस और नेशन का जो आपस कंप्रोमाइज़ होता है, पहले इनका कंप्रोमाइज़ शेख साहब को ने बैठाया, 53 में अंदर कर दिया, फिर बाद 75 में फिर बुलाया उनको, 75 के बाद वो 82 तक रहे, बीमार हो गए। उसके बाद फिर फरूक साहब आए, और फरूक साहब के बाद जब वो घूम रहे थे मोटरसाइकिल पर गुलमर्ग जा रहे थे किसी को लेके, तो पीछे से उनके जीजू को बढ़ा दिया कांग्रेस ने, उनको उतार दिया। फिर बाद में जब देखा कि भाई वो भी नहीं चलते, गुलशाह साहब नहीं चल रहे, तो फिर फरूक अब्दुल्ला को दोबारा कंप्रोमाइज़ करके उन्होंने लाया। उस वक़्त मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बन के आ गई थी कि जो ये चाहती थी कि भाई यहाँ पर डेमोक्रेसी हो, हम भी राज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में किसी का भी सपना हो सकता राज करने का। उन्होंने ये सारा एक यूनाइटेड होके ये इलेक्शन लड़ी। जो सलाउद्दीन साहब थे, ये 192 वोटों से हारे हैं मैसूमा से, मीरा कदर कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो उस वक़्त बाद वो जेल में भी गए, उस वक़्त हम भी जेल में थे, क्योंकि 47 के बिल्लू सरता में जनरल सेक्रेटरी था सेक्रेटरी फेडरेशन का, तो हमें भी अंदर बांध किया। तब ये लोग हमें मिले तो हमने कई सवाल किए आपस में। मैंने कहा भाई आप जो नारा लगाते हो पाकिस्तान का, कहते अगर शेख साहब लगाते हमें लगाने में क्या फ़र्क पड़ता भाई, नारा को जाने का पार थोड़े लगा रहे हैं, ये राजसत्ता का नारा है भाई। ये उन्होंने हमें कहा, क्यों हमारे साथ बैठते थे, हम एक ही जेल में थे, श्रीनगर जेल में। तो मिलिटेंसी लाने में एनएनसी और कांग्रेस जिम्मेदार है। जो लाख से ऊपर नौजवान हैं, कई बहनों के घर बच्चे चले गए, कई माओं के बच्चे गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए, उसका कौन जिम्मेदार है, कौन साहब देगा? यही है। ये जो 370 का इस्तेमाल सिर्फ करप्शन के लिए करते थे, जो मैं कहता हूँ 370 तो नाम की थी, क्योंकि 370 में डायरेक्ट सेंटर इनको पूछ नहीं सकता, साहब किताब नहीं ले सकता था जो भी, तो उसमें नहीं था यहाँ पे। उसके हिसाब से क्या था, ये किसी हेड के पैसा आता था वो दूसरे पास ट्रांसफ़र कर देते थे, और इनको वो जो हलवा मांडा चलता था अब वो बंद हो गया। इनको वो क्या चीज़ है, जनता को क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। मैं लोगों के पूछा, मैं अभी भी श्रीनगर में पूछता हूँ, मैं अभी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आ रहा हूँ, वहाँ लोग कहते हैं मोदी साहब का शुक्र। क्या लोग कभी सोच सकते हैं कि यहाँ पर पत्थरबाजी बंद होगी?
कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन किसने की? उन्हीं से पहले अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि ऐसा भी कश्मीर नहीं, हम कहते हैं, मैं इधर के रहते थे, कभी सोच सकता है कोई ये होगा? किसने बंद किया? कोई कुछ मारा नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। नीति के हिसाब से उन्होंने इसको पत्थरबाजी बंद की। और उसके बाद आज जो आप डेमोक्रेसी देख रहे हो, कहाँ से आई है? अपना अगस्त महीने में 5 अगस्त को उन्होंने जो पार्लियामेंट में पास किया, उसके बाद काफ़ी माहौल बदल गया यहाँ पे। मैंने तो आई लव कश्मीर, मेरी आप कभी पोस्ट पढ़ेंगे ना, मैं जिसने कश्मीर नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। कश्मीर दुनिया का जन्नत है। स्विट्ज़रलैंड को लोग जाते हैं, ये स्विट्ज़रलैंड से कई गुना अच्छा है, लेकिन इसका कभी ध्यान दिया? आज ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों को समझा रहे हैं, भाई देखो, अगर आप खड़े रहोगे हमारे साथ, ये सारा बदला, कोई आदमी इधर बेकार नहीं मिलेगा। यहाँ होटल इंडस्ट्री होगी, होटल हब होगा, यहाँ पे हर्बल के सिस्टम आएंगे, जो इतनी अच्छी जगह है। ये लोगों को समझा रहे हैं।